नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको पता चले झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का विज्ञापन निकल चुका है, फॉर्म भी भराने लगे हैं और आप सभी यहां पर फॉर्म अवश्य भर लेंगे। और आपको बताते चले बाज़ार में बाज़ारू किताब भी बहुत सारे आ गए हैं और बहुत सारे चैनल भी आ गए। अब आपको यहाँ पर देखना है कि किससे और कहाँ तैयारी किया जाए, ठीक है। तो देखिए विज्ञापन में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपको जो है यहाँ पर झारखंड के टेक्स्ट बुक पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको यदि 1 से 5 के लिए जीके की तैयारी करना हो या आपको यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल जो है आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि आपके लिए हम सिर्फ और सिर्फ JCERT टेक्स्ट बुक का चैप्टर वाइज PDF और उसके साथ उसकी क्लासेज और साथ में बात करने की सुविधा भी आपको दे रहे हैं, ठीक है। इसमें से प्रथम 100 कैंडिडेट को 500 रुपये में एडमिशन किया जा रहा है, लेकिन अब यह 100 कैंडिडेट पूरे हो गए हैं और फिर से 50 कैंडिडेट बढ़ाया गया है। अगर इसके बाद भी आप नहीं जुड़ पाते हैं तो आपकी यह राशि जो है अब बढ़ करके हो जाएगी 800 रुपये। कितने लगेंगे आपको? 800 रुपये लगेंगे यदि आप जुड़ना चाहते हैं सामाजिक विज्ञान शिक्षा के लिए। तब यह वीडियो देखिए, आपको यहाँ पर क्या है कि यहाँ से आपको विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न भी हम लोग कंप्लीट करवा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो है कि JCERT टेक्स्ट बुक का चैप्टर वाइज नोट्स और PDF दे रहे हैं। यदि आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप यहाँ से ही पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरे कहीं भी किसी भी चीज़ की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ यहाँ से जुड़ करके आप तैयारी करेंगे तो आपका 100% तैयारी हो जाएगा। तो आपको यहाँ से सारे नोट्स, PDF, वीडियो सब कुछ आपको 500 रुपये में ही अभी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप अभी के अभी जुड़ जाएंगे, नहीं तो यहाँ पर जैसे ही कैंडिडेट बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर लगने लगेंगे अब 800 रुपये। तो अपनी लाइफ बनाने के लिए, जेटेट परीक्षा पास करने के लिए आप अवश्य जुड़े। तो चलते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न की। और सल्तनत के शासकों का काल कब माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत के शासकों का काल जो होता है वो 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक माना जाता है और इसके बाद जो होता है नए काल की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर, दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला वंश कौन था? दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला वंश कौन हुआ, ये आपसे पूछा जाता है। दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम वंश कौन हुआ, ये भी पूछा जाता है, पूछा हुआ प्रश्न है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या कोई नहीं, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का जो सबसे पहला शासक यानी जिसने नींव डाला दिल्ली सल्तनत का, वो था देखिए यहाँ पर गुलाम वंश, ठीक है। वो कौन है? गुलाम वंश था, जिसका यहाँ पर संस्थापक कौन हुआ? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। चलिए इसके दिल्ली सल्तनत के वंश का नाम याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का के वंश का पहला कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतिम करके पूछते रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, जीके तुम्हारा शायद लो है, आप याद रखिएगा जीके तुम्हारा शायद लो है। इससे आपको दिल्ली सल्तनत के वंश का नाम याद हो जाएगा। तो जी से देखिए हो जाएगा गुलाम वंश, जी से क्या हो जाएगा? गुलाम वंश, यानी दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन हुआ? गुलाम वंश। और के से देखिएगा यहाँ पर के से KH ख होता है और इसको याद रख लीजिएगा खिलजी वंश। क्या याद रखिएगा? खिलजी वंश। तो दिल्ली सल्तनत का दूसरा शासक कौन हुआ? कौन वंश हुआ? खिलजी वंश हुआ। और तुम्हारा में देखिए तू से होता है तुगलक वंश। क्या होता है? तुगलक वंश। तो तीसरा जो वंश हो जाएगा दिल्ली सल्तनत का, वो हो जाएगा तुगलक वंश। और शायद का होता है देखिए सैयद, शायद से याद रखेगा सैयद वंश। तो चौथा इसका सैयद वंश हो गया। और लो से देखिए होता है लोधी वंश। यानी इस तरह से दिल्ली सल्तनत पर कितने वंश ने शासन किया? तो 5 वंशों ने शासन किया और लोधी वंश जो था वो अंतिम वंश था। इसके बाद जो होता है नया यहाँ पर साम्राज्य कायम हो जाता है, ठीक है। और वो यहाँ पर मुगल काल का प्रारंभ माना जाता है। तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत का अगर पूछा पहला वंश कौन था? गुलाम वंश। दूसरा कौन था? खिलजी वंश। तीसरा कौन था? तुगलक वंश। चौथा कौन था? सैयद वंश। और पांचवा कौन था? लोधी वंश। याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से हम आपको ढेरों सारे ट्रिक के साथ साथ यहाँ पर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा देते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था, ठीक है। तो पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या कोई नहीं। तो दिल्ली सल्तनत का पहला जो यहाँ पर हो गया आपका गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश। और गुलाम वंश का जो यहाँ पर नींव डाला था वो आपका था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था। 1206 ईस्वी में किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वतंत्र रूप से दिल्ली का बागडोर संभाला? देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो क्या था? एक गुलाम था। क्या था? एक गुलाम था। और वह किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का। किसका गुलाम था? मोहम्मद
गोरी का। तो मोहम्मद गोरी ने यहाँ पर जो है बिजित प्रदेश को छोड़ करके जाने के बाद, जिसकी मृत्यु होने के बाद, यहाँ पर मोहम्मद गोरी ने अपना सारा जो है साम्राज्य किसको दे दिया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को समर्पित कर दिया। और उसने ही यहाँ पर जो है नींव डाल दिया यहाँ पर आपका दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद हुआ था। ममलूक वंश गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है, तो यही ममलूक वंश को ही गुलाम वंश भी कहा जाता है। उसका संस्थापक किसको माना जाता है, तो आप तो अभी देख लिए कि मोहम्मद गोरी गौर के शासक के साथ रहता था, उसका गुलाम था। उसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का नींव डाल दिया, तो इसलिए यहाँ पर गुलाम वंश का स्थापना किया, और गुलाम वंश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने प्रारंभ किया। देखिए, कुतुब मीनार जो बना है उसका निर्माण कार्य किसी और ने प्रारंभ किया, अब बनवाया किसी और ने है। ठीक है, तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने प्रारंभ किया, ये भी प्रश्न पूछे गए थे। और देखिए, आपका जो है ये JCRT या NCERT कॉलेज सभी स्टेट में ये पढ़ना है, वहाँ से पूछा गया था। ठीक है, तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने प्रारंभ किया, तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो है प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके निर्माण कार्य का प्रारंभ किया था, लेकिन पूरा नहीं कर पाया था। चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर किस शासक की मृत्यु हो गई। बहुत ही MPVI प्रश्न है ये, अब तक के परीक्षा में आपका 3 से 4 बार पूछ दिया गया है। ठीक है, चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर किस शासक की मृत्यु हो गई थी। इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या कोई नहीं। तो यही वो कुतुबुद्दीन ऐबक था जो गुलाम था और गुलाम वंश का स्थापना किया था। इसलिए लेकिन यह क्या था, जिस समय चौगान या पोलो खेल रहा था तो घोड़े से गिर गया, और घोड़े से गिरने के कारण ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। तो चौगान या पोलो खेलते समय किस शासक की मृत्यु हो गई थी, तो ये गुलाम वंश के शासक थे, और वो कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इनकी मृत्यु बहुत जल्द हो गई। ठीक है, तो देखिए ये क्या हुआ, 1206 ईस्वी में आया था। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के जो गुलाम था स्थापना किया था यहाँ पर गुलाम वंश का। और 1210 ईस्वी में ही चौगान या पोलो खोलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है 1210 में ही। उसके बाद जो होता है आपको नया यहाँ पर शासक बन जाता है, नया वंश का उदय हो जाता है। लाख बख्श के नाम से किसको जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश या कोई नहीं। लाख बख्श ये बहुत MPVI प्रश्न, और ये आपके झारखंड के एग्जाम में बार बार पूछे जाता है। ठीक है, तो लाख बख्श के नाम से जो है यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है, क्योंकि वह बहुत ही दानदाता था और दान करते रहता था। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, लाख बख्श का शाब्दिक अर्थ है लाखों का दान देने वाला, और वह कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, 40 दासों का संगठन तुर्क ए चहलगामी का गठन किसने किया। ठीक है, तो इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या कोई नहीं। तो यहाँ पर इल्तुतमिश जो है 40 दासों के गठन का प्रारंभ किया। 40 दासों का समूह का मतलब 40 दल कहा जाता है। ठीक है, चंगेज खां 1221 ईस्वी में भारत में किस शासक के समय आया था, इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या कोई नहीं। तो चंगेज खान जो था वो 1221 ईस्वी में। तो अब याद रखना होगा 1221 ईस्वी में किसका शासन था, तो उस समय जो शासन था वो आपका इल्तुतमिश का था, इसलिए इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक सर्वप्रथम शुद्ध अरबी का सोने का सिक्का चलाया था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक जो था जो पहली बार जो शुद्ध अरबी के सोने का सिक्का चलाया था, इल्तुतमिश था, बलबन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था या सभी था। तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो यहाँ पर आपका जो है शासक वो सर्वप्रथम शुद्ध अरबी का चलाया, वो आपका था इल्तुतमिश। कौन था, इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक दिल्ली को अपना राजधानी बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश या कोई नहीं। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक दिल्ली को अपना राजधानी बनाया, तो वो राजधानी बनाने वाला कौन था, आपका इल्तुतमिश ही था जो दिल्ली को अपना राजधानी बनाया था। दिल्ली की प्रथम व अंतिम महिला शासिका कौन थी, पूछा गया है। और देखिए MPVI प्रश्न, और ये अब तक आपका JSSC या झारखंड में जो भी परीक्षा वाला देखिएगा तो अब तक 5 से ज़्यादा बार आ चुका है। तो दिल्ली की प्रथम व अंतिम महिला शासिका कौन थे, तो वो आपका थे देखिए रजिया सुल्तान, और ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और हम तो देखिए आपको बोलेंगे कि आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड में किसी भी एग्जाम का कोई भी तैयारी कर रहे हो, यदि आपको यहाँ पर 101% सफलता पाना है तो आप JCRT या NCERT टेक्स्ट बुक का पूरा नोट्स और PDF यहाँ पर क्लास 6 से लेकर के 10th तक 12th तक का आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं, जो हैंड रिटन नोट्स है, और यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, जिससे
आपको 101% सफलता मिल जाएगा। तो आप सभी कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, यहाँ से कॉन्टैक्ट अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। तो दिल्ली की प्रथम व अंतिम महिला शासिका कौन थी? वो थी आपकी रजिया सुल्तान। यानी कम पढ़कर आप ज़्यादा चाहते हैं, जैसे आप प्रैक्टिस सेट बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट बना लेते हैं, लेकिन उससे भिड़ता उड़ता कुछ नहीं। लेकिन यहाँ जो आप प्रैक्टिस सेट बनाइएगा हाथ का लिखा हुआ JCRT नोट्स का, तो यहाँ से 100% भिड़ेगा, ठीक है। तो आप यहीं से जो है नोट्स लेकर के पढ़ लीजिएगा। गुलाम वंश का कौन सा शासक लौह व रक्त की नीति अपनाया? ठीक है, लौह और रक्त की नीति कौन सा अपनाया था? तो ये भी प्रश्न MBBI आपका है। तो लौह और रक्त की नीति किसने अपनाया था? तो वो जो गुलाम वंश का शासक था वो यहाँ पर बलबन। किसने अपनाया था? बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाया था। ईरानी त्यौहार नैरोज त्यौहार किसने मनाना शुरू किया? ईरानी नैरोज त्यौहार जो झरोखा था वो किसने मनाना शुरू किया था? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, सभी ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बलबन। बलबन ने नैरोज त्यौहार मनाना शुरू किया था। सिजदा एवं पैबोस नामक ईरानी प्रथा का शुरुआत किसने किया? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, सभी। तो इसका राइट आंसर बलबन। सिजदा और पैबोस की प्रथा की शुरुआत किसने की था? तो बलबन ने किया था। गुलाम वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ? गुलाम वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ यहाँ पर, ठीक है। गुलाम वंश की जब समाप्ति हो गई तो कौन सा वंश आया? तो देखिए गुलाम वंश अभी आपको बताए थे GK, तो G से गुलाम वंश था और K में KH बताए थे। ख याद रखिएगा, क से खिलजी वंश, यानी गुलाम वंश के बाद कौन सा शासक आया? खिलजी वंश आया दूसरे नंबर पर। इसीलिए आपको ट्रिक भी दे देते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खिलजी वंश। गुलाम वंश के बाद किस वंश के शासन का हुआ? खिलजी वंश का हुआ। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? महमूद खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, मोहम्मद इमरान खिलजी, या सभी, ठीक है। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन हुआ? तो यहाँ पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन हुआ? खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। खिलजी वंश का शासन कब से कब तक रहा? खिलजी वंश का शासन कब से कब तक रहा? 1290 से 1296, 1285 से 1326, 1275 से 1285 ईस्वी तक कब तक रहा? तो इसका शासनकाल जो है 1290 से 1296 ईस्वी तक रहा। सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़ा दागने की प्रथा का शुरुआत किसने किया? ये भी MBBI प्रश्न है। ये आपका झारखंड में 3 बार पूछ दिया गया है, सभी एग्जाम को मिला करके आप देखिएगा तो, ठीक है। तो सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़ा दागने की प्रथा का शुरुआत किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, या इल्तुतमिश ने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े के दागने और हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किया अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन, या कोई नहीं। देखिए ये अलाई दरवाजा जो है अभी तक 3 बार आपका झारखंड के एग्जाम में पूछ दिया गया है। तो अलाई दरवाजा याद रखिएगा, अलाई ऐसे से याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया। किस तरह याद रखिएगा बता दें। कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से उतना ही मांस काट लेने का आदेश किसने दिया? बहुत MBBI प्रश्न अब तक पूछे गए प्रश्नों में से 2 बार पूछ दिए गए हैं कि कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से उतना ही मांस काटने का आदेश किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन बर्री ने, बलबन ने, या इल्तुतमिश ने। किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा नियम अपनाया था, जिसके बाद जो है बाजार व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ हो गई थी। अब कोई भी लोग जो है यहाँ पर डंडमारी नहीं करता था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए अभी GK, ठीक है, GK और तुम्हारा, ठीक है, GK तुम्हारा। तो जी से हो गया गुलाम वंश, KS हो गया खिलजी वंश, तू से हो गया तुगलक वंश। तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक जो था वो आपका गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश का संस्थापक में क्या नाम आएगा? गयासुद्दीन तुगलक है संस्थापक। दिल्ली सल्तनत की राजधानी को दिल्ली से हटाकर दौलताबाद किसने परिवर्तित किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, दौलताबाद, गयासुद्दीन तुगलक, या बाबर। तो इसका राइट आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक ना, गयासुद्दीन तुगलक। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री यवन तुतुता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, या कोई नहीं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन जो है किस पुस्तक में किया गया है? रेहला, हेपरा, छतरपुर, लहेरा, किस में किया गया है? ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का जो जानकारी दिया गया है वो रेहला नामक पुस्तक में दिया गया है। ठीक है, किसमें? रेहला नामक पुस्तक में दिया गया है। फिरोजाबाद व जौनपुर शहर को किसने बनाया? फिरोजाबाद एवं जौनपुर शहर को किसने बनाया? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक,
या इनमें से सभी। ठीक है, तो देखिए फिरोजाबाद व जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। ठीक है, फिरोजाबाद और जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। तो याद रखिएगा फिरोजाबाद, यही लिखा हुआ है ना, फिरोजाबाद। अब ये फिरो में ज लगा दीजिएगा, तो फिरोज शाह तुगलक, फिरोजाबाद यानी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया। अगला है, तुगलक वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ? तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया आपको बताना है। ठीक है, तो जी के तुम्हारा शायद, तो जी से हो गया गुलाम वंश, के से हो गया खिलजी वंश, तुम्हारा में तू से तुगलक वंश, और शायद में सैयद वंश होता है, शायद से सैयद वंश होता है। तो सैयद वंश का हुआ, कौन हुआ? सैयद वंश। तो तुगलक वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ? सैयद वंश। इसका राइट आंसर सी हो गया। सैयद वंश का स्थापना किसने किया? याद रखिएगा। ठीक है, सैयद वंश का स्थापना किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, यासुद्दीन तुगलक या खिलजी का? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, और खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और यहाँ पर तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। अब बच गया एक खिरीज खां, तो यही सैयद वंश का संस्थापक था। ठीक है, तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिरीज खां। सैयद वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ? गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश या तुगलक वंश? तो जीके हो गया, तुम्हारा हो गया, शायद हो गया, और लो हो गया। ठीक है, तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, और लास्ट होता है लोधी वंश। तो सैयद वंश के बाद किसका आया? लोधी वंश का आया। तो सैयद वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लोधी वंश। तो देखिए शासन वाला जरूर एक प्रश्न पूछ दिया जाता है या उसको सजा के भी दिया जाता है, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में अंतिम शासक कौन वंश का था? ठीक है, अंतिम शासक कौन वंश का था? तो अंतिम में आपका लो हो गया, लो मतलब यहाँ पर लोधी वंश हो गया। अंतिम कौन हो गया? लोधी वंश हो गया। तो लोधी वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोधी वंश का स्थापना किसने किया? लोधी वंश का स्थापना किसने किया? तो लोधी वंश का स्थापना जो है यहाँ पर बहलोल लोधी ने किया। किसने किया? बहलोल लोधी ने। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में किसने प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की? बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, बलबन या गयासुद्दीन तुगलक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोधी। दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सर्वाधिक समय तक किसने शासन किया? सिकंदर शाह लोधी, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी या कोई नहीं। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के शासकों में सबसे अधिक समय तक जो शासन किया वो आपका बहलोल लोधी ने किया। और कितने वर्षों तक शासन किया? तो 38 वर्षों तक शासन किया। सिकंदर लोधी का मूल नाम क्या था? ईशान खान, परवरिश खान, निजाम खान या कोई नहीं? तो सिकंदर लोधी का जो मूल नाम था वो आपका निजाम खान था। क्या था? निजाम खान। भूमि की माप के लिए गज या सिकंदरी नामक प्रमाणिक माप किसने प्रारंभ किया? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या बलबन? किसने किया भूमि की माप के लिए गज ए सिकंदरी? किसने किया? तो सिकंदरी है इसलिए सिकंदर लोधी हो जाएगा। सिकंदरी है तो सिकंदर लोधी होगा। आगरा शहर का स्थापना किसने किया? सिकंदर शाह लोधी। आगरा शहर का स्थापना किसने किया? सिकंदर शाह लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या बलबन? ठीक है, तो आगरा शहर का स्थापना जो है यहाँ पर किसके द्वारा किया गया? सिकंदर लोधी के द्वारा किया गया। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, बलबन या इल्तुतमिश? कौन था? सिकंदर लोधी वंश का अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोधी हुआ। इसी के साथ जो हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और वहां पर इसकी हार होता है। और उसके बाद जो होता है किसका नींव डाला जाता है? मुगल काल का नींव होता है और यहाँ पर से दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो जाती है। ठीक है, तो अंतिम यही था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन हुआ जिसका बाबर के साथ युद्ध हुआ? तभी आपको बताया था कि 1526 ईस्वी में इसकी समाप्ति हुई थी। और दिल्ली वंश का अंतिम शासक कौन था उस समय? इब्राहिम लोधी था, जिसके साथ बाबर का युद्ध हुआ और पानीपत का प्रथम युद्ध। इसमें इब्राहिम लोधी की बुरी तरह से हार हुई और बाबर जो है यहाँ पर दिल्ली सल्तनत को हटा करके अपना मुगल काल का नींव डाला था। ठीक है, बोल्शेविक पार्टी का नेता, अंतरिम सरकार का नेता, मैग्नेसिंग पार्टी का नेता या उदारवादी दल का नेता। ठीक है, तो लेनिन कौन था? यह जो था बोल्शेविक पार्टी का नेता था। लेनिन कौन था? बोल्शेविक पार्टी का नेता था। याद रखिएगा, अगर आप चैप्टर 2 देख रहे हैं और रूसी क्रांति को देख रहे हैं तो इसमें लेनिन का नाम बहुत बहुत जो है इम्पोर्टेंट है। लेनिन ना, लेनिन से बहुत सारा प्रश्न है। अगला देखिएगा, कुलक से आप क्या समझते हैं? कुलक क्या था? ठीक है, कुलक से आप क्या समझते हैं? ये कुलक नाम आया हुआ है तो आपको लगेगा कि कहाँ से प्रश्न आया है। कुलक से क्या समझते हैं? सेना की अच्छी हालत, किसान की अच्छी हालत, राजा की अच्छी हालत या रानी की अच्छी हालत। ठीक है, तो देखिए कुलक जो है यहाँ किसान से संबंधित था और यदि किसान की हालत अच्छी होती थी तो उसको हम लोग कुलक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कुलक, कुलक ये क से बना है और किसान ये भी क से बना है, तो कुलक माने किसान की अच्छी हालत से संबंधित है यह। ठीक है,
अगला है 1917 ईस्वी में जार शाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं। देखिए 1917 ईस्वी में जो वहाँ का शासक का क्या कहा जाता था, जार, और जार का वहाँ से क्या होने लगा, पतन होने लगा, वहाँ से विलुप्त होने लगा। तो इस घटना को क्या कहते हैं, जहाँ से जार जब हटने लगा था उस घटना को क्या कहते हैं, फरवरी क्रांति, खूनी रविवार, अक्टूबर क्रांति या मार्च क्रांति। ठीक है, तो देखिए ये जो जारशाही का पतन हो रहा था वो आपका अक्टूबर में हुआ था। ठीक है, इसलिए इसको जो है यहाँ पर क्या कहा जाता है, अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जारशाही के पतन, जार का हटना अक्टूबर क्रांति से संबंधित है। ये क्रांति पूछा गया था। ठीक है, अगला देखिएगा, जार किस देश का शासक था। जार किसको, किस देश के शासक को जार कहा जाता था, ये प्रश्न MVVI है और ये प्रश्न आया भी हुआ है। ठीक है, जार किस देश का शासक था, अमेरिका का, रूस का, चीन का या जापान का। तो रूस के शासक को क्या कहते हैं हम लोग, जार कहते थे। रूस के शासक को जार कहते थे, यानी जार किससे जुड़ा हुआ है, रूस से जुड़ा हुआ है। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना किसने की। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना किसने की, प्रश्न बहुत ही MVVI। और यहाँ पर देखिएगा जो वर्ल्ड हिस्ट्री है इससे बहुत सारे यहाँ पर नारे या स्लोगन दिए गए हैं वो आते हैं और पुस्तक के नाम आते हैं। तो सामाजिक उपबंध एक पुस्तक है, इसकी रचना किसने की, पूछा हुआ प्रश्न है। रूसो, डिदरो, वाल्टियर या वाल्टरमैन। ठीक है, टॉमस पेन किसने किया। तो सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, रूसो ने किए थे। ठीक है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना रूसो। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम क्या पड़ा था। देखिए सेंट पीटर्सबर्ग था, उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया था, ये आपका पहला क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल के क्या रखा गया, पेरिस, पेट्रोग्राद, पोलैंड या कोई नहीं। तो सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम यहाँ पर दे दिया गया था और वो क्या था, पेट्रोग्राद बन गया था। क्या बन गया था, पेट्रोग्राद। याद रखिएगा, पीटर्सबर्ग पेट्रोग्राद में चेंज हो गया था। रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था। एक पार्टी बनी थी रूस में, बोल्शेविक पार्टी, और उस बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था, लेनिन, मार्क्स, मैक्सिम गोर्बी या कोई नहीं। ठीक है, तो मार्क्स बोल्शेविक पार्टी जो था उसका नेता जो था रूस का, वो आपका लेनिन था। कौन था, लेनिन ही था। अक्टूबर क्रांति के आरंभ होने के समय रूस का प्रधानमंत्री कौन था। जब अक्टूबर क्रांति हो रही थी, रूस में जारशाही के पतन की घटना हो रही थी, उस समय रूस का प्रधानमंत्री कौन था, आपसे पूछा गया है। लेनिन है, केरेंस्की है, पुतिन है या कोई नहीं। तो देखिए जार का जब पतन हो रहा था उसको जो अक्टूबर क्रांति कहते हैं, उस समय के प्रधानमंत्री जो थे वो आपको केरेंस्की थे। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे वहाँ का, रूस का, तो केरेंस्की थे। ठीक है, केरेंस्की को याद रखिएगा। लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया। लेनिन यहाँ पर जारशाही का पतन हुआ, उसके बाद लेनिन हटा और रूसी कम्युनिस्ट अब पार्टी का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, लेनिन, गोर्बाचोव, स्टालिन या सोलोको, कौन कर रहे थे। ठीक है, तो लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे स्टालिन। दो नाम एकदम याद रखिएगा, लेनिन का और स्टालिन का। ठीक है, ये दोगो इसमें धमाल मचाते हैं, लेनिन और स्टालिन। बहुत बार ये प्रश्न लेनिन से और स्टालिन से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो लेनिन और स्टालिन को याद रखिएगा। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। देखिए यही प्रश्न आपका पूछा गया था, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। ये बहुत ही MVVI प्रश्न है और लोगों को लग रहा है कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, सब प्रश्न JCERT से छप रहे हैं, कहीं से नहीं आ रहे हैं। आप लोग एकदम आश्वस्त होकर JCERT को पढ़ लीजिए। ऐसे तो 12th तक पढ़ लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा, लेकिन 10th तक भी पढ़िएगा तो आपको देखिए 60% आने से कोई नहीं रोक सकता है। सिर्फ ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसके अलावे भी पढ़ लीजिएगा, JCERT किताब को पढ़ लीजिएगा। नहीं पढ़ पा रहे हैं, नोट्स बना हुआ है, 300 रुपये में आप जुड़ करके यहाँ से पूरा कंप्लीट तैयारी कर लीजिएगा। तो जल्दी जल्दी जुड़िए, अभी भी समय बहुत है आपके पास, 10 दिन में यहाँ पर आप धमाल मचा दीजिएगा। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, 1980, 1989, 1991 या यहाँ पर दिया हुआ 2004। तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वो 1991 ईस्वी में हुआ था। कभी डेट पूछ दे तो आप याद रखिएगा, 26 दिसंबर 1991 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, एकदम MVVI है सोवियत संघ, बहुत बार आया हुआ है प्रश्न ये आपका। साम्यवादी समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे। साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे, लेनिन, नेपोलियन, कार्ल मार्क्स या हिटलर। साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे। तो देखिए साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा का जो प्रवर्तक था वो यहाँ पर थे आपके कार्ल मार्क्स। ठीक है, समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे, कार्ल मार्क्स जो थे वो समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे।
ड्यूमा किस देश की संसद का नाम है? ब्रिटेन, जापान, चीन या रूस? ठीक है, ड्यूमा किस देश की संसद का नाम है? ये प्रश्न भी पूछा गया था आपके जेएसएससी में, ठीक है, और जैक में भी पूछा गया था। लोगों ने बहुत ही गलत किया था, ब्रिटेन, चीन, जापान या आपका दिया है रूस। तो देखिए ड्यूमा जो है रूस की संसद का नाम है। ड्यूमा किससे संबंधित है? तो यह रूस की संसद है, ठीक है, रूस की संसद है। याद रखिएगा सभी देशों की संसद का अलग अलग नाम है और भारत में इसे ऑलरेडी संसद ही कहा जाता है। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? देखिए प्रश्न आया था कि नहीं आया था? आया था ना, देख लीजिए। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? कार्ल मार्क्स, मॉन्टेस्क्यू, रॉबर्ट ओवेन या जॉर्ज बर्नार्ड शो? ठीक है, तो समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है रॉबर्ट ओवेन ने किया था। रॉबर्ट ओवेन में देखिए आया हुआ प्रश्न भिड़ने लगा है, और ये कहाँ से हम पढ़ा रहे हैं? आपको क्लास 9th का वर्ल्ड हिस्ट्री ही पढ़ा रहे हैं। 1929 ईस्वी में रूस में किसने सामूहिकरण कार्यक्रम शुरू किया? सामूहिकीकरण कार्यक्रम का शुरुआत किसने किया था? लेनिन, स्टालिन, कार्ल मार्क्स या ड्यूमा? तो देखिए वह स्टालिन ही था जो लेनिन के बाद यहाँ पर जो है सामूहिकरण का कार्यक्रम को शुरू किया था। रूस में कोल खोज क्या था? रूस में एक कोल खोज कार्यक्रम था। यह कोल खोज क्या चीज़ से जुड़ा हुआ था? ये कोल खोज भी आया हुआ प्रश्न था। लोगों को लगा कि ये कहाँ हम पहुँच गए, प्रश्न कहीं मिला ही नहीं। ठीक है, तो ये कोल खोज क्या था? सामंत, सामूहिक खेती, सामूहिक प्रार्थना या विद्रोह? ठीक है, तो रूस में जो यहाँ पर कोल खोज था वो एक सामूहिक खेती था। क्या था? सामूहिक खेती की खोज की गई थी, जिसको कोल खोज के नाम से जाना गया था। लुई ब्लॉक कौन थे? लुई ब्लॉक कौन थे? एक वैज्ञानिक, एक राष्ट्रवादी, एक उद्योगपति या कोई नहीं? तो ये लुई ब्लॉक जो थे एक राष्ट्रवादी नेता थे। क्या थे? राष्ट्रवादी नेता थे। किसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस जो है विंटर पैलेस पहुंचा था? ये भी प्रश्न पूछा था। किसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस जो है विंटर पैलेस पहुंचा था? फादर टेटे, रॉबर्ट ओवेन, पादरी गोपेन या कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए वो जो यहाँ मजदूरों का नेतृत्व कर रहे थे वो पादरी गोपेन थे, जिसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस जो था विंटर पैलेस पहुंचा था। प्रश्न पूछे हुए हैं। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? रूस का, फ्रांस का, जर्मनी का या इंग्लैंड का? ठीक है, कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? पूछे गए प्रश्न में से एक है, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी का निवासी था। कार्ल मार्क्स कहाँ का था? जर्मनी का निवासी था। दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किसने की? दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? 1001 बारी प्रश्न पूछा गया है, आपके भी एग्जाम में हो सके तो आ जाए। ठीक है, दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर या अलेक्जेंडर द्वितीय? ठीक है, तो दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। दास कैपिटल जो पुस्तक लिखी गई थी उसके लेखक जो थे वो कार्ल मार्क्स थे। एकदम आया हुआ प्रश्न है। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? वर्ल्ड हिस्ट्री में देखिए यहाँ पर नारा जरूर पूछ दिया जाता है। तो दुनिया के मजदूरों एक हो, इसका नारा किसने दिया? मॉन्टेस्क्यू ने दिया, कार्ल मार्क्स ने दिया, वॉल्टेयर ने दिया या यहाँ पर जार निकोलस द्वितीय ने दिया? ठीक है, तो दुनिया के मजदूरों एक हो, इसका नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। पेट्रोग्राद क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? पेट्रोग्राद जो नाम बदल के रख दिया गया था आपको, पेट्रोग्राद। ठीक है, तो यहाँ पर पेट्रोग्राद जो नाम बदला उसको किस क्रांति के नाम से जाना जाता है? फरवरी क्रांति, अक्टूबर क्रांति, मार्च क्रांति या अगस्त क्रांति? तो वो जो क्रांति थी पेट्रोग्राद की, फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। 3 क्रांति याद रखिएगा, अक्टूबर क्रांति, फरवरी क्रांति, खूनी रविवार, यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता था? रूस में जो संपन्न किसान थे उसको क्या कहा जाता था? यही प्रश्न पूछ दिया गया था। कुलीन वर्ग, कुलक वर्ग, पात्री वर्ग या कोई नहीं? एकदम प्रश्न हल्के थे। तो रूस के संपन्न किसान को जो है कुलक वर्ग के नाम से जाना जाता है। प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो सबको फ्यूज हो रहे हैं, कह रहे बहुत भारी है लेकिन बहुत हल्के प्रश्न है, बस आप जेसीईआरटी देख के जाइए। 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था? 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था? जार निकोलस एक, जार निकोलस दो, जार निकोलस तृतीय, जार निकोलस चार, किसका शासन था? ठीक है, तो 1917 से पूर्व जो रूस पर शासन था वो जार निकोलस द्वितीय का था। ठीक है, जार निकोलस द्वितीय का था। रूसी संसद का क्या नाम था? आपसे पूछा है रूसी संसद का क्या नाम था, एग्जाम में आया हुआ था। संसद भवन, कांग्रेस, पार्लियामेंट या ड्यूमा? ठीक है,
तो क्या नाम था? तो रूसी संसद का जो नाम था वो था आपका ड्यूमा। इसके पहले भी प्रश्न आया था लेकिन चेंज किया हुआ है, ठीक है। उसका नाम था ड्यूमा। खूनी रविवार के नाम से किस तिथि को जाना जाता है? खूनी रविवार उस तिथि कौन सी है? 1 जनवरी 1905, 9 जनवरी 1905, 15 जनवरी 1905 या 22 जनवरी 1905, ठीक है। तो जो खूनी रविवार हुआ था वह 22 जनवरी 1905 को हुआ था। और इससे रिलेटेड आपको बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हम नीचे आपको कवर अप करवा देंगे, उसको देख लीजिएगा। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? का बर्तन, पानी रखने की मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत या रूस का सम्राट। रूस में जार किसको कहा जाता है ये पूछा गया है। तो रूस का सम्राट या रूस के राजा को क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था, ठीक है। ये प्रश्न आए हुए हैं, जार का क्या मतलब है, ठीक है। तो जार का मतलब रूस का राजा, रूस का सम्राट को कहा जाता है। इसका राइट आंसर डी होगा। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? जो अप्रैल थीसिस थी, लेनिन ने, ट्रांस्की ने, केरेंस्की ने, स्टालिन ने, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको तैयार किया था वो लेनिन था और 16 अप्रैल 1917 को तैयार किया गया था। और यह एक क्या थी? तो 10 निर्देशों की एक श्रृंखला थी जिसको अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया? प्रश्न अभी आया हुआ था एग्जाम में, ठीक है। यह देखिए, एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा कहाँ मिल रहा है? क्लास 9 में चैप्टर 2 में मिला है ना, आया हुआ प्रश्न है, देख लीजिए। सब सबूत के साथ आपको हम दिखा रहे हैं। अब सब किताब में आपका है लियो टॉल्स्टॉय, लेनिन, जार निकोलस द्वितीय या रॉबर्ट ओवेन, ठीक है। तो एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसके द्वारा लिखी गई है? लेनिन, कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय, टुर्गेनेव, किसके द्वारा लिखा गया है? इसका राइट आंसर है कार्ल मार्क्स, ठीक है। लेनिन द्वारा प्रथम समाचार पत्र कौन था संपादित? यही देखिए प्रश्न आया है, लेनिन द्वारा संपादित प्रथम समाचार पत्र कौन था? इस्करा, प्रावदा, नासपुत या प्रोस्वेसिक्योर, ठीक है। तो लेनिन द्वारा जो संपादित किया गया था प्रथम समाचार पत्र, उसका नाम है इस्करा। क्या है? इस्करा प्रथम समाचार पत्र था। शांति, भूमि और रोटी का नारा किसने दिया? देखिए बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि शांति, भूमि और रोटी का नारा किसने दिया? नारा याद रखिएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री में ये नारा आ रहा है, मॉन्सेविक, लेनिन, बोल्शेविक या केरेंस्की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लेनिन यानी लेनिन ने दिया था। बोल्शेविक क्रांति के समय इसको नारा दिया गया था। कब दिया गया था? तो लेनिन ने यह नारा दिया था शांति, भूमि और रोटी का। और कब दिया था? तो बोल्शेविक क्रांति के समय नारा दिया था। कभी कभी ये भी पूछता है कि लेनिन का पूरा नाम क्या था, याद रखिएगा। तो लेनिन का पूरा नाम जो था व्लादिमीर इलिच उतवानोव। और कभी कभी ये भी पूछा गया है कि एलिस के नाम से किसको जाना जाता है? एलिस के नाम से किसको जाना जाता है? तो वो आपका लेनिन ही है, याद रखिएगा, ठीक है। रूस का लौह पुरुष किसे कहते हैं? एकदम देखिए प्रश्न 1001 बार पूछा गया है ये वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत कि रूस का लौह पुरुष किसके कहते हैं? लेनिन को कहते हैं, ट्रांस्की को कहते हैं, केरेंस्की को कहते हैं या स्टालिन को कहते हैं, ठीक है। तो देखिए रूस का लौह पुरुष किसको कहते हैं? स्टालिन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्टालिन को कहा जाता है। और भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, याद रखिएगा दोनों प्रश्न, ठीक है। तो देखिए स्टालिन को क्यों कहा गया? तो स्टालिन ही रूस को ताकतवर बनाया था, ठीक है, और हिटलर को हराकर रूस का इतिहास रचा था। इसलिए जो है स्टालिन को रूस का लौह पुरुष भी कहा जाता है, ठीक है। रूस का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? स्टालिन को कहा जाता है। लेनिन की मृत्यु कब हो गई बताना है। लेनिन की मृत्यु कब हो गई? 1921, 1922, 1923 या 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु कब हो गई थी? तो लेनिन की जो मृत्यु हुई थी वो आपका 1924 ईस्वी में हुआ था। अगर डेट पूछ दे तो 21 जनवरी 1924 ईस्वी को लेनिन की मृत्यु हुई। 21 जनवरी 1924 ईस्वी को लेनिन की मृत्यु हुई। वार एंड पीस किसकी रचना है? प्रश्न 1001 बार आया हुआ है, ठीक है। वार एंड पीस जो है ये पुस्तक किसकी रचना है, किसके द्वारा लिखी गई है? याद कर लीजिएगा, छप रहा है आपके एग्जाम में। कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय, टॉम्स्की या एंजेल्स, किसके द्वारा लिखा गया है? इसका राइट आंसर है लियो टॉल्स्टॉय। किसके द्वारा लिखा गया है? लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। रासपुटिन कौन था? रासपुटिन कौन था? रूस का एक समाज सुधारक,
रूस का रहस्यमयवादी पादरी, एक दार्शनिक, एक रूसी वैज्ञानिक। ठीक है, तो रासपुटिन जो था वो रूस का एक रहस्यवादी पादरी था। क्या था? एक पादरी था, रूस का रहस्यमय पादरी। रूस को कब गणतंत्र घोषित किया गया? सितंबर 1917, अक्टूबर 1917, नवंबर 1917, दिसंबर 1917। कब रूस को गणतंत्र घोषित किया गया? तो रूस को जो है गणतंत्र घोषित आपको सितंबर 1917 में किया गया था। सितंबर 1917 में किया गया था। लेनिन के बाद शासन की बागडोर किसने संभाली? लेनिन के बाद, अगर लेनिन हटा, लेनिन की मृत्यु हुई, तो उसके बाद शासन का बागडोर जो है रूस का किसने संभाला था? स्टालिन ने, कार्ल मार्क्स ने, केरेंस्की ने, या कोई नहीं। ठीक है, तो लेनिन के बाद शासन का बागडोर जो है वो आपका स्टालिन के हाथ में चला गया था। स्टालिन संभाला था और इसने यहाँ पर रूस का बहुत ही काया पलट किया, जिसके कारण इसे लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। रूस जापान युद्ध कब हुआ? 1901 से 2 ईस्वी तक, 1902 से 3, 1903 से 4, 1904 से 5 ईस्वी। ठीक है, रूस जापान युद्ध कब हुआ? ये प्रश्न भी आया हुआ था। रूस जापान युद्ध जो है आपका 1904-5 ईस्वी में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? प्रश्न 1001 बार छपे हुए हैं। केरेंस्की ने, लेनिन ने, स्टालिन ने, मार्क्स ने। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री का ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको है। देखिए हम यहाँ पर हैंड रिटेन नोट्स आपको इतने बीच बीच से निकाले हुए, सब किताब से निकाले हुए, बाहर का एक भी प्रश्न इसमें नहीं डाला गया है। इसलिए जेसीईआरटी का नोट्स लेकर के पढ़ना कभी नहीं भूलिएगा। आपको इसी तरह से सभी चैप्टर और सभी पार्ट को 10 तक का कंप्लीट हम करवा दिए हैं और यहाँ से 60 से 70% तक का प्रश्न आपको भिड़ना ही भिड़ना है। चाहे आप झारखंड में कोई भी एग्जाम दीजिए, जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का नोट्स यहाँ से लेकर के पढ़ना कभी नहीं भूलिए। सभी सब्जेक्ट का नोट्स आपको बना बनाया यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था आपको बताना है। तो बोल्शेविक किससे जुड़ा हुआ था? लेनिन से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा था? लेनिन से। ठीक है, एक कदम पीछे हटना होगा ताकि 2 कदम आगे बढ़ सके, यह नारा किसने दिया था? ये जो है एक क्रांति का बहुत बड़ा पहचान का नारा है कि अगर आपको किसी को जीतना है तो 1 कदम पीछे हट जाओ, लेकिन फिर मौका पड़े तो 2 कदम आगे बढ़ जाओ। यह नारा किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने, लेनिन ने, स्टालिन ने, या जार निकोलस द्वितीय ने। ठीक है, तो यह नारा लेनिन ने ही दिया था। यह नारा युद्ध के समय किसने दिया था? लेनिन ने ही दिया था। ठीक है, राज्य और क्रांति किसने लिखा? पुस्तक का नाम है राज्य और क्रांति। पुस्तक किसने लिखा है? मॉन्टेस्क्यू, लेनिन, स्टालिन, या कोई नहीं। तो राज्य और क्रांति का जो नारा है वो लिखा गया है लेनिन के द्वारा ही। किसके द्वारा? लेनिन के द्वारा। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? सबसे पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी, 1790 ईस्वी, 1689 ईस्वी, या इसमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए फ्रांसीसी क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो आपका है 14 जुलाई 1789 ईस्वी को सुबह के समय पेरिस नगर के बास्तिल किले को तोड़कर हुआ था और यह 1799 ईस्वी तक चला। ठीक है, यानी फ्रांसीसी क्रांति जो है उसकी शुरुआत कब हुई, उसकी प्रारंभ कब हुई, तो वो आपको यहाँ पर याद रखना है 1789 ईस्वी। और अगर डेट पूछ दे वो भी याद रखिएगा 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। और कैसे हुआ था? तो फ्रांस का एक पेरिस नगर जिसमें बास्तिल जेल था उसको तोड़ करके हुआ था। कितने वर्षों तक चला? तो यह 10 वर्षों तक चला। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? लुई 15वां, लुई 14वां, लुई 16वां, इसमें से कोई नहीं। तो फ्रांसीसी क्रांति के समय जो फ्रांस का शासक था वो आपका था लुई 16वां। ठीक है, अगला देखिएगा, लुई 16वां जो है इसका नोट्स आप लोग को बना दिए हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है और आगे आएगा भी। लुई 16वां जो है सन 1774 ईस्वी में फ्रांस का शासक बना और उस समय वह केवल 20 साल का था और ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से उसका विवाह हुआ था, जिसके बाद वह भोग विलास में फंस गया और उसके बाद उस शासक का उस पतन हो गया। ठीक है, बास्तिल के बारे में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? यह फ्रांस में किले की जेल थी, आमतौर पर लोग बास्तिल से घृणा करते थे, सम्राट जो है निर्कुंज शासन का प्रतीक था, ये सभी था। ठीक है, देखिए बास्तिल जो है पेरिस जो फ्रांस में किले की यह एक जेल थी पेरिस में, तो ये सही है। आमतौर पर लोग बास्तिल से घृणा करते थे, सही बात है कि आमतौर पर सभी लोग जो थे वो बास्तिल से घृणा करते थे। इस कारण ही बास्तिल जेल को तोड़ दिया गया था, क्योंकि सरकार क्या करती थी कि जितने भी लोग आते थे अगर कुछ भी सरकार के विरोध में बोलेंगे तो उसको बास्तिल जो है जेल में डाल दिया जाता था। सम्राट निरंकुश शासक का प्रतीक था, उस समय जो सम्राट था वह निरंकुश शासक था, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला बोलिएगा, पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्र में लोग संघर्ष क्यों कर रहे थे? पुलिस अधिकारियों के अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे,
वे लोग पावरोटी के महंगी कीमतों का विरोध कर रहे थे, बास्तिल किला को ढाने का विरोध कर रहे थे, या सभी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो सही बात है, वे लोग पावरोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रहे थे, क्योंकि उस समय क्या होता, बहुत अधिक ठंड पड़ने के कारण जो है यहाँ पर गेहूं की फसल कम हो गई थी और पावरोटी की जो है महंगाई यहाँ पर बढ़ गया था। ठीक है, बास्तिल किला को ढाने का विरोध कर रहे थे, ये बिल्कुल गलत है। ये बास्तिल किला को लोग ढा रहे थे, ये ठीक है, सभी ये भी गलत है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है, लुईस 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर कब आसीन हुआ? 1789 ईस्वी, 1774 ईस्वी, 1889 ईस्वी या 1874 ईस्वी। ठीक है, तो लुईस 16वां जो था वो फ्रांस की राजगद्दी पर 1774 ईस्वी में ही आसीन हो चुका था। लुईस 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर जब बैठा उस समय उसकी उम्र कितनी थी? लुईस 16 जब फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा था उस समय उसकी उम्र कितनी थी? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष या 25 वर्ष? कमेंट करके बताइएगा। इसका राइट आंसर हो गया 20 वर्ष। उस समय 20 वर्ष का था। लुईस 16वें की पत्नी का नाम क्या था? मैडम वीटो, मेरी एंटोनेट, मेरी किस्टो या सभी। ठीक है, तो लुईस 16वां जो था वो राष्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंट से उनका विवाह हुआ था। ठीक है, लुईस 16वें की पत्नी का नाम मेरी एंटोनेट था। अगला है, सन 1774 ईस्वी में जब लुईस 16वां सम्राट बना तो राजकोष खाली होने का क्या कारण था? क्योंकि फ्रांस में लंबे समय तक युद्ध चल रहा था, क्योंकि सरकार वर्साय के महल की शासन शौकत को बनाए रखने के लिए फिजूल खर्च करते थे, ए और बी दोनों, और डी है बास्तिल जेल को ढाने के दौरान जनता को राजकोष लूट लिया गया था। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बास्तिल एक जेल था, इस पर किसी तरह का राजकोष नहीं लूटा गया था, ये बिल्कुल गलत है। फ्रांस में लंबे समय तक युद्ध चल रहा था, ये बिल्कुल सही है। क्या सरकार क्योंकि सरकार वर्साय के महल के शान शौकत को बनाए रखना चाहता था, तो इस कारण से क्या है कि यहाँ पर लुईस 16वें पर कर्ज जो है बढ़ गया था, क्योंकि ये सभी जो था बनाए रखना चाहते थे। ठीक है, तो ये और भी दोनों हो जाएगा। लिब्रे क्या थी? फ्रांस की मुद्रा, फ्रांस का झंडा, फ्रांस के राजमहल का नाम या फ्रांस का प्रधानमंत्री। ठीक है, तो लिब्रे क्या थी? लिब्रे जो थी वो फ्रांस की मुद्रा थी। लिब्रे क्या थी? फ्रांस की मुद्रा का नाम लिब्रे है। अगला है, एस्टेट से क्या अभिप्राय था? एस्टेट से क्या अभिप्राय था? अलग अलग राज्य था, सरकारी केंद्र था, सरकार को दिया जाने वाला कर था, फ्रांस को सामाजिक वर्ग का विभाजन था। ठीक है, तो स्टेट जो था वो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के सामाजिक वर्गों को विभाजन किया गया था, उसको स्टेट कहा जाता था। ठीक है, यानी राइट आंसर हो जाएगा डी, फ्रांस के सामाजिक वर्ग का विभाजन। अब जानते हैं कि स्टेट कितने थे? ठीक है, स्टेट 3 थे। तो प्रथम स्टेट में कौन लोग शामिल थे? तो पादरिक वर्ग थे। द्वितीय स्टेट में कौन लोग शामिल थे? कुलीन वर्ग थे। और तृतीय स्टेट में कौन थे? बड़े व्यवसायी, वकील, व्यापारी, अदालती, कर्मचारी, किसान, छोटे छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर थे। ठीक है, यानी स्टेट का मतलब क्या था? तो स्टेट का मतलब था फ्रांस का सामाजिक वर्ग का विभाजन था। ठीक है, पादरी किस स्टेट के अंतर्गत शामिल था? पादरी किस स्टेट के अंतर्गत शामिल था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या कोई नहीं? ठीक है, तो पादरी जो था वो प्रथम स्टेट के अंतर्गत शामिल था। द्वितीय स्टेट में कौन लोग शामिल थे? पादरी, कुलीन, वकील या कोई नहीं? ठीक है, तो द्वितीय स्टेट में जो शामिल थे वो यहाँ पर कुलीन वर्ग थे। ठीक है, कुलीन वर्ग थे। तृतीय स्टेट में इसमें कौन सा वर्ग शामिल था? किसान, नौकर, मजदूर या पादरी? कौन थे? ठीक है, तृतीय स्टेट में इनमें कौन सा वर्ग शामिल था? तो देखिए, तृतीय स्टेट में पादरी एवं स्टेट शामिल थे, द्वितीय वर्ग में शामिल थे और तृतीय वर्ग में शामिल नहीं थे। यानी पादरी, और यहाँ पर कहिएगा तो पादरी जो था वो किस में शामिल था? तो पादरी जो था वो आपका प्रथम स्टेट में शामिल था। तो तृतीय स्टेट में कौन कौन हो जाएगा? किसान, मजदूर, नौकर, ये सभी शामिल थे। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि इसमें कौन सा वर्ग शामिल नहीं था तृतीय स्टेट में? तो पादरी जो था तृतीय स्टेट में नहीं था, ये प्रथम स्टेट में था। राइट आंसर डी हो जाएगा। फ्रांस की कुल आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा जो था किसान का था? फ्रांस की कुल आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा किसान का था? 40%, 50%, 60% या 90%? तो देखिए, किसान का जो हिस्सा था कुल आबादी का 90% था। फ्रांस की सरकार में किन वर्गों को कर में छूट दिया जाता था? पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, ए और बी दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो फ्रांस की सरकार में पादरी वर्ग को भी कर में छूट दिया गया था और कुलीन वर्ग को भी छूट दिया गया था, और सी दिया ए और बी दोनों, डी में कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका सी होगा, यानी पादरी वर्ग को भी छूट दिया गया था और कुलीन वर्ग को भी छूट दिया गया था। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1801 ईस्वी, 1802 ईस्वी, 1803 ईस्वी, 1804 ईस्वी। ठीक है, तो नेपोलियन जो है
फ्रांस का शासक अपने आप को कब घोषित कर लिया था? 1804 ईस्वी में। तो 1804 ईस्वी में वह बना। वाटरलू का युद्ध कब हुआ? 1804 ईस्वी, 1812 ईस्वी, 1815 ईस्वी या सभी? क्या होगा इसका राइट आंसर? ठीक है, तो वाटरलू का युद्ध जब हुआ था वो कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। 1815 ईस्वी में हुआ और इसमें नेपोलियन का हार हुआ था। इनमें कौन फ्रांस का धार्मिक कर था? फ्रांस में एक कर था जिसको धार्मिक कर कहते हैं हम लोगों, कौन था? टाइड, टाइल, टाइम या कोई नहीं। ठीक है, तो टाइड जो है यह फ्रांस का धार्मिक कर था। फ्रांस का धार्मिक कर का नाम टाइड था। इनमें कौन फ्रांस का प्रत्यक्ष कर था? टाइड, टाइल, टाइम या कोई नहीं। ठीक है, तो टाइड क्या था? एक धार्मिक कर था, और टाइल क्या था? एक प्रत्यक्ष कर था। ठीक है, तो टाइल यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। टाइल फ्रांस का प्रत्यक्ष कर था जिसके साथ अप्रत्यक्ष कर भी शामिल था। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो, चार्ल्स डार्विन, लेनिन या कोई नहीं? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर है रूसो। कौन है? रूसो। लुई 16वां की मृत्यु किस आरोप में हुआ था? कौन सा आरोप लगा करके लुई 16वें को फांसी दिया गया? जनसंख्या बढ़ाने के आरोप में, देशद्रोह के आरोप में, कर बढ़ाने के आरोप में या कोई नहीं? ठीक है, तो लुई 16वां को जो मृत्यु हुई थी वो जो है आपका यहाँ पर देशद्रोह के आरोप में लगा करके लुई 16वें का मृत्यु किया गया था। लुई 16वां को देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुना दी गई थी और 21 जनवरी 1793 ईस्वी को प्लेस डी ला कॉन्कॉर्ड में सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया गया। तो पूछा जाता है कि लुई 16वें को फांसी कब दिया गया? तो 1793 ईस्वी में। किस आरोप में? तो ये आपको दिया गया था देशद्रोह के आरोप में। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? तो फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में जो शासक था वो था लुई 16वां। और लुई 16वां किस वंश का शासक था? तो वो बुर्बो राजवंश का था। वो किसका था? बुर्बो राजवंश का था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्बो राजवंश। ठीक है, अगला है फ्रांस की महिलाओं के द्वारा प्रारंभ की गई सबसे लोकप्रिय राजनीतिक क्लब का नाम क्या था? द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वीमेन, द सोसाइटी ऑफ रिपब्लिक, सोसाइटी ऑफ वीमेन। तो उस सोसाइटी का नाम था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक एवं वीमेन, इसका नाम था। ला पेट्री फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में किसको संदर्भित करता है? ला पेट्री, नागरिक का शासन, पैतृक भूमि, पूर्ण राष्ट्रीय शासन, कोई नहीं। तो ला पेट्री जो है ये पैतृक संपत्ति को शामिल करता है, पैतृक भूमि को सम्मिलित करता है। तो ला पेट्री किससे जुड़ा हुआ था? पैतृक भूमि से जुड़ा हुआ था। ला पेट्रिक पितृभूमि यानी मातृभूमि से जुड़ा हुआ था। और ले सियोटोन नागरिक के विचार के संबंध के तहत समान अधिकार का संयुक्त समुदाय की धारणा पर जोर दिया गया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस के सम्राट का ताज कब पहनाया? नेपोलियन बोनापार्ट 1804 ईस्वी, रूसो 1804 ईस्वी, मैकविलिन 1804 ईस्वी, जॉर्ज विलियम्स 1804 ईस्वी। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया गया? तो 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर लिया था। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान नेपोलियन कब सत्ता में आया था? 1798 ईस्वी, 1797 ईस्वी, 1799 ईस्वी या इसमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1799 ईस्वी। फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस में 1789 से 1799 ईस्वी राजशाही के खिलाफ एक विद्रोह है जिसके फलस्वरूप फ्रांस एक गणतंत्र के रूप में घोषित हुआ। 1799 में नेपोलियन के तहत वाणिज्य दूतावास के साथ समाप्त हुआ। अगला, जब फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुआ तो नेपोलियन बोनापार्ट एक अधिकारी थे। 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट का ताज पहनाया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने कई कानून पेश किए जिसमें निजी संपत्ति की सुरक्षा और दशमलव प्रदान द्वारा किए गए भार और माप की एक समान प्रणाली थी। नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ? लिग्नी, जेना, वाटरलू या आर्कल? ठीक है, नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ आपको बताना है। ठीक है, तो नेपोलियन जो है पराजित हुआ तो किस युद्ध में? वाटरलू की युद्ध में जो है नेपोलियन पराजित हुआ था। उसने 2 बार फ्रांस पर शासन किया। पहला शासनकाल 1804 से 1800 ईस्वी तक था, दूसरा शासनकाल 1815 ईस्वी में था। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हुई। वाटरलू का युद्ध 1815 ईस्वी में बेल्जियम में लड़ा गया था। वाटरलू की लड़ाई में हुआ क्या क्या हुआ? वाटरलू की लड़ाई से फायदा तो शांतिपूर्ण गठबंधन का अंत हो गया, नेपोलियन का अंतिम रूप से हार हो गया, नेपोलियन के युद्ध का अंत हो गया। ठीक है, वाटरलू के युद्ध के दौरान फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया? वेलिंगटन के नवाब, कार्नवाल के नवाब, नेपोलियन बोनापार्ट या स्कॉटलैंड के नवाब किसने किया? ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा नेपोलियन। वाटरलू के युद्ध के दौरान फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। अगला आप देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति की 100 वर्षगांठ मनाने के लिए
एफिल टावर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1889 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 1886 ईस्वी या 1913 ईस्वी। ठीक है, तो एफिल टावर का निर्माण जो वर्ष किया गया था वो था आपका 1889 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। फ्रांस को गणतंत्र कब घोषित किया गया? 1793 ईस्वी, 1792 ईस्वी, 1791 ईस्वी। ठीक है, तो फ्रांस को जो गणतंत्र घोषित किया गया वो ऑथेंटिक डेट जो है आपका 1792 ईस्वी। ठीक है, 1792 ईस्वी। 21 सितंबर 1792 ईस्वी को राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। को यूरोप से, चीन को किससे? यूरोप से, और भारत को यूरोप से, और किसको यूरोप से? यूरोप से जो जोड़ने वाला मार्ग था उसको रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसी रेशम मार्ग को क्या कहा जाता है? सिल्क रूट भी कहा जाता है। कभी कभी पूछता है रेशम मार्ग क्या है, सिल्क रूट क्या है, और इसका रेशम मार्ग आखिर नाम क्यों पड़ा, सिल्क रूट इसका नाम क्यों पड़ा? तो देखिए, इस मार्ग से सिल्क का व्यापार होता था। जो मार्ग था चीन यूरोप का मार्ग, भारत यूरोप का मार्ग, उस मार्ग से किसका व्यापार होता था? सिल्क का, रेशम का व्यापार होता था। सिल्क का व्यापार होता था तो उसको सिल्क रूट कहा जाने लगा, और रेशम का व्यापार होता था तो उसको रेशम मार्ग कहा जाने लगा। ठीक है, उसको क्या कहा जाने लगा? रेशम मार्ग कहे जाने लगा। देखिए, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहाँ पर आपको है कि रीडर पेस्ट क्या है? रीडर पेस्ट क्या है? प्रश्न रीडर पेस्ट क्या है पूछता है। रीडर पेस्ट क्या है? ठीक है, ये रीडर पेस्ट जो था ना, ये प्लेग मवेशियों में फैला एक गंभीर बीमारी था। रीडर पेस्ट क्या था? मवेशियों में फैला एक गंभीर प्लेग बीमारी था जो 1880 के दशक में अफ्रीका में फैला था। देखिए, अफ्रीका के लोग क्या थे, यहाँ पर मवेशी का बहुत लोग पालन करते थे, लेकिन वहाँ पर जो है एक बैगे जो है रीडर पेस्ट एक बीमारी फैल गई, और वो क्या कहा जाता है? रीडर पेस्ट, मवेशियों में प्लेग। जिस तरह आदमियों के लिए प्लेग होता है उसी तरह मवेशियों का प्लेग का यह एक बीमारी है। तो पूछेगा रीडर पेस्ट क्या है, तो ये मवेशियों के प्लेग का बीमारी है। और कहाँ पर हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका में ये 1880 के दशक में फैला था, जिसमें बहुत अधिक मवेशियों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला आपसे पूछेगा कि धुरी राष्ट्र इसमें से कौन कौन थे? आपको जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है यहाँ पर मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र दो भागों में बट गए थे। तो जर्मनी, जापान और इटली, जर्मनी, जापान और इटली धुरी राष्ट्र थे, और रूस, फ्रांस, अमेरिका ये सभी मित्र राष्ट्र श्रेणी में थे। तो ये अलग अलग पूछता है, इसके पहले हमने इसको करवा भी दिया आपको। ठीक है, ये भी प्रश्न आपको आया हुआ था, बम्बई में पहला सूती कपड़ा मिल कब लगाया गया? ठीक है, बम्बई में पहली बार सूती कपड़ा मिल कब लगाया गया? ये प्रश्न आया हुआ है आपका झारखंड के परीक्षा में 2 बार। ठीक है, तो बम्बई में पहला सूती कपड़ा मिल जो है कब लगाया गया? 1854 ईस्वी में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1854 ईस्वी में लगाया गया था। मुद्रण की सबसे, मुद्रण यानी टाइपिस्ट की सबसे पहली तकनीक चीन में विकसित हुई थी। मुद्रण टाइप जो किया जाता है उसका सबसे पहला तकनीक कब विकसित हुआ था? चीन में विकसित हुआ था। कहाँ पर हुआ था? चीन में विकसित हुआ था। देखिए, प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन यहाँ पर जॉन गुटेनबर्ग से जुड़ा हुआ, याद रखिएगा। जॉन गुटेनबर्ग एक व्यापारी थे और इनको जो है प्रिंटिंग प्रेस का पितामह भी कहा जाता है। तो प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन सबसे पहले जॉन गुटेनबर्ग का नाम आएगा, याद रखिएगा। प्रिंटिंग प्रेस से प्रश्न आता है, आप अपने तरफ से और भी देख लीजिएगा प्रिंटिंग प्रेस को बहुत अच्छी तरह से। देखिए, हम तो यहाँ पर सिर्फ आपको JCERT में जितना दिया है बस उसको ही कवर अप करवा रहे हैं, तो प्रश्न की संख्या तो 1000 हो जाएगी, लेकिन हम जानते हैं कि एग्जाम में वही चीज़ पूछ रहा है जो JCERT आपको कवर अप कर रहा है। ठीक है, तो JCERT का हम बीच बीच से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दे दिए हैं। जेम्स अगस्त हिंकी ने 1780 ईस्वी में बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया। ठीक है, यही प्रश्न आया हुआ था। कैसे आया था प्रश्न, सो देख लीजिए। बंगाल गजट नामक पत्रिका को किसने लिखा? बंगाल गजट नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? याद रखिएगा, जेम्स अगस्त हिक्की ने बंगाल गजट नामक पत्रिका का संपादन किया था। और ये कैसा पत्रिका था? बंगाल गजट कैसा पत्रिका था? तो एक साप्ताहिक पत्रिका था। देखिए, हम यहाँ पर आपको जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक केवल करवा दे रहे हैं, क्योंकि समय की देखते हुए बहुत ज़्यादा समय ना लगे, इसीलिए आपको सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न इसी में कवर अप कर लेना है। ठीक है, तो याद हो गया होगा, बंगाल गजट नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? जेम्स अगस्त हिक्की ने किया। कब किया? 1780 के दशक में किया। और बंगाल गजट किस प्रकार की पत्रिका है? तो एक साप्ताहिक पत्रिका है। चलिए, इससे प्रश्न बन गया। अगला देखिएगा, यहाँ पर रस सुंदरी देवी ने अमार जीवन नामक आत्मकथा लिखी, जो 1876 में प्रकाशित हुई थी। यह बांग्ला भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मकहानी है। प्रश्न कैसे आया हुआ था, सो समझ लीजिए।
बांग्ला भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मकहानी कौन सी है? बांग्ला भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मकहानी कौन थी बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको, यहाँ पर देखिए नाम दिया हुआ है अमार जीवन। क्या है? अमार जीवन, ये पहली कहानी थी। ठीक है, अमार जीवन किसके द्वारा लिखा गया है? तो रस सुंदरी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? रस सुंदरी देवी के द्वारा अमार जीवन लिखा गया है। अमार जीवन किस प्रकार का है? तो यह एक आत्मकथा है। क्या है? एक आत्मकथा है और बंगाल में प्रकाशित होने वाली पहली संपूर्ण आत्मकहानी है अमार जीवन। ठीक है, अमार जीवन को याद रख लीजिएगा। मराठी प्रणेता ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पत्रिका लिखी थी। गुलामगिरी पत्रिका किसने लिखी थी? ज्योतिबा फुले ने लिखी थी 1871 ईस्वी में। ठीक है, अगला है 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया था? 1878 ईस्वी में। ठीक है, चलिए, कादम्बरी नामक पुस्तक वान भट्ट के द्वारा लिखा गया है। बहुत MBBI प्रश्न है, अब तक 100 बार से ज़्यादा बार पूछ दिया गया है। कादम्बरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? ठीक है, तो कादम्बरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? वान भट्ट के द्वारा लिखा गया है। रॉलेट एक्ट क्या था? आपको बताना है रॉलेट एक्ट क्या था। प्रश्न यहाँ से एक छपेगा आपका। देखिए, रॉलेट एक्ट क्या था? राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में रखने से संबंधित एक कानून था रॉलेट एक्ट, जिसमें अगर कोई राजनीतिक है तो उसको सीधे, अगर अंग्रेजों के खिलाफ कोई संघर्ष कर रहा है राजनीतिक पार्टी, तो उसको सीधे क्या था? बिना पूछे ताछे उसको 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में रखने से संबंधित एक कानून था। और इसी कानून को जो है क्या कहा जाता था? इसी कानून को काला कानून भी कहा जाता है। इसी कानून को काला कानून कहा जाता है। पूछता है प्रश्न कि किस कानून को काला कानून कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा रॉलेट एक्ट। किसको? रॉलेट एक्ट। और इसी को कहा गया है, देखिए एक कहावत भी है, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील भी कहा जाता है। पूछा गया प्रश्न है कि किसको बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील भी कहा जाता है? तो वही तो है रॉलेट एक्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था। पूछा गया प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट को कब पारित किया गया, किस काउंसिल द्वारा पारित किया गया? तो याद रखिएगा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया। ठीक है, खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? पूछा गया है खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे। देखिए यहाँ पर जो खिलाफत आंदोलन चलाया जा रहा था उसको यहाँ पर राज्य में घूम करके जो है इसका प्रचार कर रहे थे, तो उसका नेता जो माना गया था वो देखिए मोहम्मद अली और शौकत अली, ये ऑप्शन में रहेगा। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो आप याद रखिएगा मोहम्मद अली और शौकत अली जो थे वो खिलाफत आंदोलन के नेता थे। ठीक है, देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? देखिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जालियांवाला बाग हत्याकांड का पूरा टॉपिक आप देख के जाइएगा क्योंकि आपके JCERT किताब में इंक्लूड है। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो क्या था, जो यहाँ पर खिलाफत आंदोलन जो चलाया जा रहा था उसी के विरोध में यहाँ पर क्या थे? अंग्रेज थे। और सभी जो यहाँ पर स्वदेशी लोग थे वो क्या कर रहे थे? घूम घूम के आंदोलन चला रहे थे, जिसके लिए एक मीटिंग रखी गई थी। जिसके लिए क्या किया गया था? जालियांवाला बाग जहां था वहां एक मीटिंग रखा गया था जिसमें ये बातें स्पष्ट की गई थी जो अंग्रेज अधिकारी को पता था और वो इसको नहीं चाहते थे। तो जब मीटिंग में सभी लोग शामिल हो गए तो वहां पर क्या किया गया? जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी, जिससे यहाँ पर बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई थी। और वही बाग जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड कहलाया। ठीक है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस महत्वपूर्ण घटना के साथ किया था? यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था वो किसके लिए हुआ था? तो देखिए गांधी जी ने यहाँ पर क्या किया था? अंग्रेजों ने नमक कानून बना दिया था। ठीक है, वो नमक कानून के अनुसार यहाँ पर गांधी जी उसका विरोध कर रहे थे। तो विरोध कर रहे थे तो क्या हुआ? वे यहाँ पर 78 स्वयंसेवक समूह या दलों के साथ जो चल करके यहाँ पर दांडी में नमक कानून तोड़ करके ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किस घटना के बाद हुआ था? किस घटना के साथ हुआ? तो नमक कानून तोड़ करके हुआ था। अगला है अपने किस प्रसिद्ध पुस्तक में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था और यह शासन इसी के सहयोग से चल रहा है? किस पुस्तक में कहा गया है? प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको। ठीक है, अपने किस पुस्तक में महात्मा गांधी ने कहा कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ है और उसी के सहयोग से चल रहा है? जिस दिन भारतीय साथ नहीं देंगे अंग्रेज का यहाँ पर जो है शासन, ब्रिटिश का शासन जो है समाप्त हो जाएगा।
किसमें कहा गया था, किसने कहा था, किस प्रसिद्ध पुस्तक में कहा था? तो देखिए गांधी जी की एक पुस्तक है जिसका नाम है हिंद स्वराज। इसका नाम क्या है? हिंद स्वराज। यानी हिंद स्वराज पुस्तक में ही गांधी जी ने यह बातें कही थी, महात्मा गांधी ने, कि भारत में ब्रिटिश शासन जो है भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ है और उसी के सहयोग से चल रहा है। उस पुस्तक का नाम हो गया हिंद स्वराज। और यह पुस्तक कब लिखा गया था, यह भी प्रश्न आया हुआ है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा। देखिए प्रश्न, इसीलिए हम आपको थोड़ा सा वन लाइनर करा दे रहे हैं समय की कमी को देखते हुए। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा? किसने लिखा? महात्मा गांधी ने लिखा। हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखा गया? 1909 ईस्वी में लिखा गया। ठीक है। और हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। इसमें क्या लिखा गया था? उन्होंने अपने पुस्तक में वर्णन किया था कि ब्रिटिश शासन जो है भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ है, चल रहा है और उसी के शासन से ये चलते रहेगा। याद रखिएगा, हिंद स्वराज में ये बातें कही गई है। दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन था? MVVI प्रश्न है, ये आपका JSSC में 3 बार पूछा गया है और लगभग एग्जाम में देखिएगा आपको आया हुआ है। तो इसके पहले गांधी जी कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका थे। दक्षिण अफ्रीका से कब लौट गए? 1915 ईस्वी में लौट गए थे। ठीक है। 15 ईस्वी में लौटने के बाद ये क्या थे? तो आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिए थे, जिसमें पहला आंदोलन, जिसमें दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन जो था चंपारण के किसानों के विरुद्ध था। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था, याद रखिएगा। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके बाद यहाँ पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो देखिए इसके लिए जो नियमावली पास किया गया था दिसंबर 1920 में ये बना था, लेकिन आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी वो जनवरी 1921 में किया गया था। तो असहयोग आंदोलन की स्थापना कब हुई? तो आपको लिखना है 1920 ईस्वी में। और असहयोग आंदोलन शुरू कब से किया गया? तो जनवरी 1921 में। कन्फर्म रहिएगा एकदम। यहाँ से असहयोग आंदोलन अब तक 3 से 4 बार आपका पूछा गया है। ठीक है। यह सब किसने कहा? अस्पृश्यता को समाप्त किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती है। देखिए गांधी जी जो थे बहुत लंबे दूरों तक सोचते थे। वे जानते थे कि यदि भारत से छुआछूत की यहाँ पर अस्पृश्यता को समाप्त अगर हम नहीं करते हैं तो 100 साल तक भी हम लड़ते रहेंगे, तो यहाँ पर मेरा अपना राज्य की स्थापना नहीं की जा सकती है। यह सोच किनका था? यह शब्द किनका था? ये महात्मा गांधी का शब्द था और इन्होंने ही अस्पृश्यता को यहाँ पर समाप्त किया। ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर ने 1930 ईस्वी में दलितों के लिए कौन सा संगठन कायम किया था? भीमराव अंबेडकर ने 1930 ईस्वी में दलितों के लिए कौन सा संगठन कायम किया था? इसका आंसर होगा, देखिए इन्होंने दलित वर्ग एसोसिएशन बनाया था और इसी को काम बनाया था। गिरमिटिया मजदूर कौन है? बहुत बार पूछा गया गिरमिटिया क्या होता है। ठीक है, गिरमिटिया क्या है? गिरमिटिया क्या है बहुत बार पूछा। देखिए गिरमिटिया है ना, अनुबंध पर काम करने वाले श्रमिक। अनुबंध पर, एक एग्रीमेंट पर काम करने वाले श्रमिक को गिरमिटिया कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, गिरमिटिया किसको कहा जाता है? तो एग्रीमेंट पर, अनुबंध पर काम करने वाले श्रमिक को गिरमिटिया कहा जाता है। कौन थे? तो देखिए यहाँ पर लिख दिए हम। अनुबंध के आधार पर बहुत से मजदूरों को काम करने के लिए देखिए फिजी ले जाया जाता था, गयाना ले जाया जाता था, वेस्ट इंडीज ले जाया जाता था और उन्हें वहीं पे रखा जाता है और उन्हें एक समय सीमा के लिए ले जाया जाता था, 5 साल के लिए। 5 साल के अंदर वो यहाँ पर नहीं आ सकते थे, तो इसी को यहाँ पर नाम दिया गया गिरमिटिया। और ये मजदूर थे इसलिए इसको कहा जाने लगा गिरमिटिया मजदूर, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय किस कांग्रेस अधिवेशन में लिया गया? असहयोग आंदोलन जो चलाना था उसका निर्णय जो है किस कांग्रेस अधिवेशन में लिया गया था? ठीक है, तो देखिए याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बहुत ही MVVI है कि असहयोग आंदोलन किस में? तो 1920 में। 1920 में नागपुर का कांग्रेस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन चलाने का जो निर्णय लिया गया था वो कब लिया गया था? तो 1920 ईस्वी के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था। किसके नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया था? किसके नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया था? देखिए यहाँ पर जो था उस समय किसानों का एक दल था जिसके लिए यहाँ पर देखिए नील विद्रोह भी हुआ था, यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह भी हो गया था, खेड़ा सत्याग्रह भी हुआ था किसानों के लिए। तो देखिए अवध का किसान सभा का गठन, इसीलिए
जवाहरलाल नेहरू ने एक अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया था। और उसके पहले बहुत से पहले से जो है यहाँ पर बाबा रामचंद्र जो थे वो किसानों के नेता से जुड़े हुए थे। तो ये अवध किसान सभा का जो गठन कर लिया गया था वो किसके नेतृत्व में किया गया? जवाहरलाल नेहरू जो है बाबा रामचंद्र के साथ मिलकर के अवध किसान सभा का गठन किए थे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? आयो प्रश्न है। 1931 ईस्वी में हुआ था। और नींद्रनाथ टैगोर ने अपनी भारत माता के चित्र में भारत माता को किस तरह चित्रित किया है? ये याद रखिएगा, नाम अजूबा नाम है, सुने होंगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं सुने होंगे तो सुन लीजिए। और नींद्रनाथ, रविंद्रनाथ टैगोर बड़े सुने होंगे। और नींद्रनाथ टैगोर ने अपनी भारत माता के चित्र में भारत माता को किस तरह चित्रित किया? प्रश्न जेएसएससी में 2 बार आया है, ठीक है। एक सन्यासी के रूप में भारत माता को किस रूप में चित्रित किया है? एक सन्यासी के रूप में दिखाया गया है। 1870 के दशक में मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत किसने लिखा? वंदे मातरम किसके द्वारा? जो हमारा यहाँ पर राष्ट्रीय गान, ठीक है, राष्ट्रीय गीत के रूप में आपका है, तो उसको किसने लिखा? ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पर किसके द्वारा है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। ठीक, किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। 1921 ईस्वी तक गांधी जी ने भी स्वराज झंडा तैयार कर लिया था। यह झंडा किस तरह का था? देखिए, गांधी जी ने 1921 ईस्वी में भारत को स्वराज घोषित करने के लिए एक झंडा का निर्माण कर लिया था। यह झंडा किस प्रकार का था? ये प्रश्न एक बार पूछा है। तो यह गांधी जी की तरफ से ही यह तैयार किया गया झंडा था। इसका नाम तिरंगा था। ठीक है, ये भी क्या रखे थे? तिरंगा था, जिसमें सफ़ेद, हरा और लाल कलर था। और हरा जो मध्य में, ये जो सफ़ेद मध्य में था, उसमें क्या था? चरखा का चिन्ह था उस समय। ठीक है, चरखा का। और अभी किसका रहता है? तो ये चक्र का होता है। ठीक है, तो ये उसी समय से आपका हुआ था। अगला है, फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। असहयोग और जर्मनी, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में से कौन सा देश था? आपको बताना है कि इटली और जर्मनी का जो एकीकरण हो रहा था, तो एकीकरण न हो इसके विरुद्ध में कौन सा देश था बताना है। रूस, प्रसा, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया देश जो था वो यहाँ पर इटली और जर्मनी का एकीकरण होते नहीं देखना चाह रहा था। ठीक है, तो वो देश कौन सा था जो एकीकरण के विरुद्ध में था? वो था आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इटली वर्तमान में कौन से महाद्वीप में आता है? पूछा हुआ प्रश्न है कि इटली जो है अभी वर्तमान में कौन से महाद्वीप में आता है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या पश्चिमी एशिया। ठीक है, तो इटली जो है वर्तमान में जो है यूरोप महाद्वीप में आता है। किस महाद्वीप में आता है? यूरोप महाद्वीप में आता है। जर्मनी वर्तमान में कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आता है? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या उत्तरी अमेरिका। तो जर्मनी भी जो है वो किसका है वर्तमान में? तो जो है आपका यूरोप महाद्वीप का है। किसका है? ये भी यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। अगला है, काउंट काबूर को विक्टर एम्यूनल ने किस पद पर नियुक्त किया था? देखिए, काउंट काबूर जो थे वो यहाँ पर विक्टर एम्यूनुएल को यहाँ पर प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए थे। किस पद पर नियुक्त किए थे? प्रधानमंत्री के पद पर उनको नियुक्ति दिया गया था। फ्रांस और प्रसा के बीच में सन 1870 युद्ध कहाँ हुआ था? ठीक है, फ्रांस और प्रसा के बीच में जो सन 1870 इसमें युद्ध हुआ था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेडोन का युद्ध, वो कहाँ हुआ था? तो सेडोन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सेडोन में हुआ था। यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? 1001 बार ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूरोप का मरीज किसको कहते हैं? तुर्की को, इटली को, इंग्लैंड को या फ्रांस को? तो यूरोप को जो है तुर्की का मरीज कहा जाता है। यूरोप को किसको मरीज कहा जाता है? तुर्की को यूरोप का मरीज के नाम से जाना जाता है। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन थे? जर्मनी का जो एकीकरण किया जा रहा था उसके प्रमुख वास्तुकार कौन थे? मैजेनी, गैरिबाल्डी, लेनिन या बिस्मार्क। ठीक है, तो इसके प्रमुख जो यहाँ पर वास्तुकार थे वो आपका गैरिबाल्डी थे। कौन थे आपका? गैरिबाल्डी। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? काउंट काबूर, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी या मेजीबी। ठीक है, तो जर्मनी के एकीकरण के लिए जो उत्तरदायी था वो यहाँ था बिस्मार्क। क्या है? कौन थे? बिस्मार्क जो है जर्मनी के एकीकरण के उत्तरदायी माने गए हैं। बिस्मार्क का नाम बहुत बार आता है, इसलिए इनको याद रखिएगा। ये जो गैरिबाल्डी थे वो पेशे से क्या थे? गैरिबाल्डी जो थे उनका पेशा क्या था? जमींदार, सिपाही, नाविक,
कोई नहीं, ठीक है। तो ये जो गैरिबाल्डी थे वो पेशे से नाविक थे। क्या थे वो? पेशे से नाविक थे। पूछा गया प्रश्न है आपका एग्जाम में। रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन किसने किया? वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत यदि पूछा जाता है आपको कि रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन किसने किया, मैजिनी, हिटलर, बिस्मार्क या कोई नहीं, ठीक है। तो रक्त एवं लौह की नीति का जो प्रतिपादन किए थे वो आपका बिस्मार्क ने किया था, जर्मनी का बिस्मार्क को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिस्मार्क का। किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत था? यह कौन सा ऐसा देश था जिसका साहित्य और ज्ञान विज्ञान जो है यूरोप वासियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम किया था? जर्मनी, यूनान, इंग्लैंड या तुर्की, ठीक है। तो यूनान देश का देखिए जो साहित्य और ज्ञान विज्ञान था वही जो है यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना और आगे बढ़ाने में मदद मिला। चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, इंग्लैंड। चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ? ठीक है, ये आपका था इंग्लैंड का। किसका था? चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड का था। 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि, वियना कांग्रेस की संधि, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 1871 ईस्वी में जो संधि हुई थी उसका नाम था फ्रैंकफर्ट की संधि। आइए थोड़ा सा इसका डिटेल कर लेते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि क्या थी? यह संधि फ्रांस और प्रसा राज्य के बीच 10 मई 1871 ईस्वी को हुई थी। इस संधि के तहत जर्मनी का एकीकरण हुआ। युद्ध के बाद फ्रांस को अल्सारा लारेन जैसा देश जर्मनी को सौंपना पड़ा। जर्मन शासक बिस्मार्क ने लौह एवं रक्त का नीति अपनाया। फ्रांस पर 20 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। एक और है पेरिस की संधि, 1756 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1763 ईस्वी तक चला, जिसके कारण इसको सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। इसके तहत तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या उत्तरी अमेरिका? तो इटली और जर्मनी जो है वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। किस महादेश? यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? हैब्सबर्ग, आर्लिया वंश, बुर्बो वंश या जारशाही, ठीक है। तो किस वंश का किया गया था आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका बुर्बो वंश था उसका किया गया था। मेजेनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हेटारिया या डाइट? तो मेजिनरी का जो संबंध था मेजिनी का वो कार्बोनरी से था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन 3 या कोई नहीं, ठीक है। जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण किया गया था वो आपको नेपोलियन बोनापार्ट की तरफ से किया गया था। जाल बेरिन एक संस्था थी, किसकी संस्था थी? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की या पादरी सामंतों की? जाल बेरियन जो था एक संस्था बनाया गया था और उस संस्था को बनाने वाले थे व्यापारियों का एक वर्ग, इसलिए यह व्यापारियों की एक संस्था थी। सेडौन का युद्ध हुआ, सेडौन का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? फ्रांस और चीन, फ्रांस और प्रसा, चीन और तुर्की या कोई नहीं, ठीक है। सेडौन का जो युद्ध हुआ था वो आपको फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था, फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था, ठीक है। अगला है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग को समाप्त कर दिया? 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग को समाप्त कर दिया? इटली युग, अमेरिका युग, पुरातन युग या कोई नहीं, ठीक है। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने पुरातन युग को समाप्त कर दिया। यहाँ से किस युग को समाप्त किया था? पुरातन युग को समाप्त कर दिया था। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बहुत बारी प्रश्न पूछा गया। बेबरची, बुडापेस्ट, वर्मिकास्ट या कोई नहीं, ठीक है। तो हंगरी की राजधानी कहाँ थी? बुडापेस्ट में थी। हंगरी की राजधानी कहाँ थी? बुडापेस्ट। इटली का एकीकरण कब किया गया? 1860 ईस्वी, 1870 ईस्वी, 1871 ईस्वी, 1881 ईस्वी। देखिए इटली का एकीकरण जो था वो आपका 1871 ईस्वी में किया गया था। वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 ईस्वी, 1789 ईस्वी, 1871 ईस्वी या 1848 ईस्वी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1815 ईस्वी। आपको बता दें 25 मार्च 1815 ईस्वी को वियना की संधि हुई थी और नेपोलियन के खिलाफ युद्ध छोड़ने के लिए प्रतिबद्धता इसमें किया गया था। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सेडाओ का युद्ध, प्रसा और डेनमार्क का युद्ध या सेडान का युद्ध, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण जो किया गया था वो आपको सेडान का युद्ध
के बाद किया गया था। जो सेडान का युद्ध हुआ उसके बाद इसका एकीकरण किया गया। यह किसका कथन है? जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। मेटरनिख, काबूर, बिस्मार्क या मेत्सनी। देखिए यहाँ पर आपका जो मेटरनिख है वो इस बात को कहा था युद्ध के समय। फ्रांस में नेपोलियन कोड कब लागू किया गया? देखिए फ्रांस में एक कोड लागू किया था जो नेपोलियन का था, वो कब लागू किया गया था? 1800 ईस्वी, 1802 ईस्वी, 1804 ईस्वी, 1806 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1804 ईस्वी। किस संधि के कारण यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? पेरिस की संधि, वर्साई की संधि, वियना की संधि या कस्तूतुनिया की संधि? देखिए यह जो संधि हुई थी वो आपकी थी कस्तूतुनिया की संधि, जिसके कारण यहाँ पर यूनान को जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी गई थी। वाटरलू का युद्ध कब हुआ? 1804 ईस्वी, 1815 ईस्वी, 1821 ईस्वी, 1830 ईस्वी में। ठीक है, तो देखिए ये जो वाटरलू का युद्ध था वो आपका हुआ था 1815 ईस्वी। इसकी बात करेंगे तो वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 ईस्वी में लड़ा गया था। और नेपोलियन को यह जो है अंतिम युद्ध था। एक तरफ फ्रांस था तो दूसरी तरफ ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया तथा हंगरी की सेना थी और नेपोलियन का यह एक अंतिम युद्ध था। ग्रांड सेव आवर नोबल किंग किसका राष्ट्रीय गान है? फ्रांस, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन या इटली? ठीक है, ग्रांड सेव आवर नोबल किंग जो है यह ग्रेट ब्रिटेन का राष्ट्रीय गान है।